अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूरिया फॉर्मेशन। प्रोटीन चैप्टर में अब आपके दो टॉपिक्स रह गए थे, एक था यूरिया फॉर्मेशन और एक था प्रोटीन का डिटेल स्ट्रक्चर। प्रोटीन के डिटेल स्ट्रक्चर में मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू तमाम डिटेल समझाना चाहती हूँ, इसलिए वो जो लास्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा और ये सेकेंड लास्ट जो लेक्चर था ये आज आप कर लेंगे मेरे साथ और इसके बाद आपका प्रोटीन्स का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह ताला लिपिड्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूरिया फॉर्मेशन की। यूरिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड है। वैसे हमारे जो जितने भी जानदार हैं उनमें तीन तरह से नाइट्रोजनस कंपाउंड बनता है। कुछ में अमोनिया बनती है, कुछ में यूरिया बनता है, कुछ में यूरिक एसिड बनता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, पॉइजनस है। यूरिया थोड़ा कम ख़तरनाक है, यूरिक एसिड उससे भी थोड़ा कम ख़तरनाक है। हम इतनी सारी प्रोटीन खाते हैं अंडे की शक्ल में, दालों से, और हम गोश्त खाते हैं। बहुत सारी प्रोटीन जो है वो हमारे जिस्म में जाकर टूट फूट का शिकार हो जाती है और अमाइनो एसिड्स में ज़ाहिरी बात है अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अमाइनो एसिड्स को मिलाकर नई प्रोटीन्स, नई फॉर्मेशन जो है वो की जाती हैं, लेकिन बहुत सारी अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बच भी जाती हैं। उन अमाइनो एसिड्स के बचने के नतीजे में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं अल्टीमेटली उसमें अमोनिया बच जाती है और अमोनिया है NH3 जो कि एक पॉइजनस गैस है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी बॉडी के अंदर ये गैस फॉर्म में तो नहीं होती, ये डिज़ोल्व फॉर्म में होती है। अब इस अमोनिया को हमारे जिस्म से खारिज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ी हार्मफुल है। इसलिए इसको एक पूरे मेटाबॉलिक साइक्लिक फिनोमिनन के थ्रू कम हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस यूरिया को शंट किया जाता है, भेजा जाता है किडनीज साइड पर। किडनीज इसको पानी के साथ मिलाकर और दूसरे और वेस्ट को इकट्ठा करके यूरिन फॉर्मेशन करती हैं और यूरिन को हमारे जिस्म से खारिज किया जाता है। तो अमोनिया जो कि हमारे जिस्म में अमाइनो एसिड से बनती है, इसको कन्वर्ट करना होता है मेन मकसद कम टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि यूरिया है उसके अंदर, ताकि हमारे जिस्म को नुकसान ना हो। ये साइक्लिक फिनोमेनन हमारे जिस्म में कैसे होता है, इसको 1932 में क्रेब्स हैंसलेट ने बताया था और उन्हीं के नाम पर इसको क्रेब्स हैंसलेट यूरिया साइकिल भी कहते हैं। बहुत सारे जानदारों के ऊपर तजर्बात किए गए हैं और देखा यह गया है कि वो कौन सा मेन ऑर्गन होता है जो कि अमाइनो एसिड जो हमारे जिस्म में बच जाते हैं, रह जाते हैं, उनको वो यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो तमाम रिसर्च के बाद फाइंडिंग्स ये कहती हैं कि लिवर हमारा वो ऑर्गन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ यूरिया बनाता है अमोनिया के थ्रू और जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से अमाइनो ग्रुप को हटाता है और उसको डी एमिनेट करता है। जब अमाइनो एसिड्स में से जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी डी एमिनेशन हो गई है। डी एमिनेशन के नतीजे में अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा भी हमारे जिस्म में इतने सारे अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल है, इतने सारे मेटाबॉलिक फिनोमिनॉन्स का इस्तेमाल है कि उन सब के नतीजे में अमोनिया कहीं ना कहीं खारिज हो रही होती है और ये अमोनिया बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए इसको जो है लिवर की तरफ भेजा जाता है और फिर सेकेंडली इसको किडनीज की तरफ भेजा जाता है जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो साइंटिस्ट ने पहले तजर्बात किए जानवरों के ऊपर लेबॉर्ट्री के अंदर और उनके जो जिस्म से सबसे पहले उन्होंने यूरिया की मिकदार जो है उसको माप लिया। यूरिया की जो मिकदार है उसको मापने के बाद उन्होंने सर्जिकली जो है उनका लिवर रिमूव कर दिया और लिवर रिमूव करने के बाद उन्होंने दोबारा यूरिया की मिकदार जो है वो मापी तो मालूम हुआ कि यूरिया की मिकदार जो है वो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि अमोनिया गैस जो है वो बढ़ सकती है, अमोनिया डिज़ोल्व फॉर्म में बढ़ सकती है, अमाइनो एसिड जिनकी डीएमिनेशन होनी है वो भी बढ़ सकते हैं, लेकिन यूरिया नहीं बढ़ रही। इसी तरह किडनीज़ को भी जो है वो भी सर्जिकली रिमूव करके देखा गया कि इसका क्या इम्पैक्ट है। तो मालूम हुआ कि जब तक किडनीज़ और जो लिवर हैं वो ज़िंदगी में एक जानदार के जिस्म में काम कर रहे होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स को, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और हमारे जिस्म को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अगर ये दोनों ऑर्गन्स आपके जिस्म से निकाल दिए जाएँ तो आपके जिस्म में यूरिया की मिकदार कॉमन रहेगी, सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी, उसमें इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑर्गन नॉर्मल वे में हमारे जिस्म में काम कर रहे होते हैं तो यूरिया की कंसनट्रेशन मुसलसल बढ़ रही होती है क्योंकि ये हमारे जिस्म को उसकी पॉसिबल ख़राबी से बचाता है और फिर यूरिन फॉर्मेशन करके तो उसको हमारे जिस्म से निकालने की कोशिश करता है। अब यूरिया फॉर्मेशन बहुत सारे फिनोमिनॉन से होती है। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ग्लूटामिक एसिड वो एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डी एमिनेशन होती है।
इस स्टेप में NADH यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो भी काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड पानी की प्रेजेंस में, NADH प्लस की प्रेजेंस में इस वक्त ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसमें जो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ था वो अमोनिया बन के निकल जाता है। NADH के साथ एक रिलीज हाइड्रोजन जो है वो आके लग जाता है, तो ये रिड्यूस्ड हो गया, लेकिन एक हाइड्रोजन अभी भी बच जाता है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है। तो ये हाइड्रोजन जो है आपको प्लस के निशान के साथ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। इसी तरह ग्लूटामाइन नाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ये भी क्या करता है, ये अपने आप को ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूटामाइन पानी की प्रेजेंस में ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया को रिलीज कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड अगर यहाँ बन रही है तो इसने दोबारा इसी फिनोमिनन के अंदर जो है वो दाखिल हो जाना है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाना है और अमोनिया बनानी है। यानी यहाँ पर अमोनिया बनी और इस रिएक्शन की वजह से भी अमोनिया बनी, और जब ये दोबारा पिछले वाले रिएक्शन में एंटर हो जाएगा तो मज़ीद अमोनिया बनाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो सैरीन है ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये पानी के साथ जब मिलता है तो ये पायरुविक एसिड बनाता है, अमोनिया बनाता है और पानी बनाता है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए सैरीन हाइड्राटेज नाम का एंजाइम काम करता है। हर रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एक मखसूस एंजाइम होता है। ये रिएक्शन कैटेलाइज करने के लिए ग्लूटामिनेज जो था एंजाइम वो काम कर रहा था, जबकि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम काम कर रहा था उसको कहते हैं जी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हर रिएक्शन को कैटेलाइज करने के नतीजे में हम देखते हैं कि जो अमोनिया है वो बढ़ रही है। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, हिस्टामिन हमारे जिस्म में बनती है जहाँ पर इन्फ्लामेशन सोजिश होती है हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में। कैटेकोलामीन्स हमारे जिस्म में बनते हैं, सेरोटोनिन हमारे जिस्म में बनते हैं, और इन सबको बनाने में अमीन ऑक्सीडेजेस नाम के एंजाइम्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत बड़ी मिकदार अमोनिया की जो है हमारी जो गट में रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो अमाइनो एसिड वो अब्जॉर्ब नहीं करते उसको भी यूरिया बनाने के लिए जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हर वो चीज़ जो कि कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो रही है अब उसको जिस्म से खारिज करना है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जिस्म में होता है। इसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं पर अगर हिमोरेज हो रहा है, कहीं पर कोई इंटरनल वूंड लग गया है जिसकी वजह से कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, जैसे कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो कि हमारी खुराक की नाली है उसमें कहीं है, तो उस के नतीजे में भी अमोनिया फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो अमोनिया फॉर्मेशन के बहुत सारे स्टेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर ही आपको बता रहे हैं कि 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिनके अंदर अमोनिया जो है वो बनती है। तो अब आप पहला स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन, इसके साथ 2 ATP के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देने पड़ते हैं, तो इनके मिलाप से बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट। ये 2 ATP 2 फॉस्फेट को रिलीज कर देते हैं तो ये बन जाता है ADP, और ये आप देख रहे हैं वो एक फॉस्फेट है जो कि इसने रिलीज कर दिया। इसके पास 3 फॉस्फेट थे, एक इसने जो है वो रिलीज कर दिया है, 2 इसके पास अभी भी मौजूद है। क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे तो इसने जो फॉस्फेट है वो यहाँ पर भी कन्वर्ट किया है इन कंपाउंड्स को कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। अगली बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये रिएक्ट करता है ऑर्निदीन कंपाउंड के साथ और ये बनाता है सिट्रुलिन। इस रिएक्शन के नतीजे में एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम काम करता है उसे कहते हैं ऑर्निदीन ट्रांस कार्बोक्सीमाइलेज। ये देखिए, कार्बोमाइल फॉस्फेट mixes with ornithine, it forms citrulline and releases phosphate। तो बहुत सारे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल भी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, तमाम सेल ऑर्गेनेल्स का समझ लें कि एक सरदार है। और सिट्रुलिन जो बन जाता है उसको साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा है साइटोसोल जो कि सोल्यूशन के जैसा ज़्यादा है वहाँ पर भेज दिया जाता है। अगला जो रिएक्शन होता है उसमें आप देखते हैं कि ये जो सिट्रुलिन बना था इसके साथ एस्पार्टिक एसिड काम करता है, ATP काम करती है और नया कंपाउंड बन जाता है जिसको कहते हैं अर्जिनोसक्सीनेट। अब इस ATP के पास 3 फॉस्फेट थे, इसने क्या किया, 2 फॉस्फेट्स को रिलीज कर दिया, एक फॉस्फेट यहाँ आप देख रहे हैं कि मौजूद है और एक फॉस्फेट इसके पास अभी भी रह गया है और एक रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। चौथा स्टेप आ जाता है जनाब उसी तरह फिर अब आर्जिनिन का, जहाँ पे हमारी पिछली बात जो है वो ख़त्म हुई थी उसी से आगे जो है वो स्टेप्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आर्जिनोसक्सीनिक एसिड अपने आप को कन्वर्ट करता है आर्जिनिन में और फ्यूमेरिक एसिड में।
सिट्रिक एसिड साइकिल में हमने इस तरह के जो स्टेप्स थे वो वहाँ पर भी देखे थे। उसके बाद आप देखते हैं कि फॉर्मेशन होती है यूरिया की हाइड्रोलिसिस ऑफ आर्जिनिन की वजह से। ये जो आर्जिनिन बना यहाँ आ गया, हाइड्रोलिसिस उसको पानी की ब्रेकडाउन में तोड़ा और ऑर्निदीन बन गई और साथ में यूरिया बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मेटाबॉलिक फिनोमिनॉन हैं जिसके नतीजे में अल्टीमेटली यूरिया बन रहा है या अमोनिया गैस जो रिलीज हो रही है और अमोनिया गैस को भी यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये ऑर्निदीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये सिट्रुलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज इन्होंने आपको दिए हुए हैं, जहां आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जगह जगह अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जब इनकी डीएमिनेशन होती है तो कितनी ज़्यादा बड़ी मिकदार में अमोनिया गैस जिस्म में इकट्ठी हो जाती है। ये आर्जिनो सक्सीनिक एसिड का फार्मूला है, ये आर्जिनिन का फार्मूला है और अल्टीमेटली हमने ये बनाना है जिसे हम कह रहे हैं यूरिया। फिर इस यूरिया को शंट करेंगे किडनी की तरफ, जहाँ पर वो इसे यूरिन फॉर्मेशन करके हमारे जिस्म से खारिज कर देगी। तो एक छोटी सी इन्होंने आपको समरी यहाँ पर दिखाई है तमाम फेजेस की। ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इससे बनेगा अमोनिया, या ग्लूटामीन डायरेक्टली जो है वो अमोनियम और बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो गया। इसने कन्वर्ट होना है कार्बोमाइल फॉस्फेट में। इस रिएक्शन के दौरान 2 ATP 2 ADP में कन्वर्ट होते हैं। एक फॉस्फेट जो ग्रुप है वो रिलीज हो जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ लग जाता है। आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर जब ऑर्निदीन कंबाइन करता है तो ये देखें एक फॉस्फेट इसने रिलीज कर दिया, इसने अपने आप को सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर लिया। सिट्रुलिन जो है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, समटाइम्स आस्पार्टिक एसिड भी आके इसके साथ मिलता है। एक ATP अपने आप को जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फेट्स को रिलीज कर देता है। फिर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फ्यूमेरिक एसिड रिलीज हो गया, बाकी का इसका हिस्सा आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, आर्जिनिन को ऑर्निदीन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि पानी जब इसके साथ मिलता है तो वो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया को ब्लड सप्लाई की तरफ भेज दिया जाता है, इस ब्लड सप्लाई को किडनी की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ किडनी जो है वो इसकी यूरिन फॉर्मेशन करती है। इसी तरह ये जो ऊपर स्टेप हमने देखा था उसको भी एक छोटे से फ्लो चार्ट के मुकाबले में और शॉर्ट करके आपको एक्सप्लेन किया गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है और आप देख रहे हैं कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो बन रहा है ग्लूटामाइन से। तो अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की शक्ल में भी बॉडी में एंटर होते हैं, ग्लूटामाइन से भी आ सकते हैं। ग्लूटामाइन या तो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होगा या अगर ग्लूटामिक एसिड मौजूद है अमाइनो एसिड्स को लेके तो ये बजाते खुद इस रिएक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है उसमें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है उसकी शक्ल में कन्वर्ट होगा और साथ बनाएगा एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड यहाँ पर नाइट्रोजन का मेन सोर्स है। एस्पार्टिक एसिड यूरिया साइकिल की तरफ भेज दिया जाएगा, जबकि बहुत सारी ग्लूटामीन जो है इसमें से डायरेक्टली अमोनिया को रिलीज करके यूरिया साइकिल की तरफ भेज दिया जाता है और ये प्रोसेस यूं या यूं दोनों सूरतों में चलता है। बजाते खुद ग्लूटामिक एसिड इस रिएक्शन में भी एंटर हो सकती है या ये डायरेक्टली अमोनिया को अपनी तरफ से निकाल के यूरिया साइकिल की तरफ भी भेज सकती है। अब बात कर लेते हैं इस जो चैप्टर है इस टॉपिक जो है इसके अंदर लास्ट जो फ्लो चार्ट है जो कि आपको बता रहा है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो आपने ये सारे प्रोसेसेस देखे, आपने देखा कि नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जितने भी हैं वो अमाइनो एसिड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं और उन सब ने अल्टीमेटली जो देनी है वो अमोनिया गैस देनी है। इसके अलावा प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। प्यूराइंस जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, पिरिमिडीन्स जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। ये भी जो है जब टूट फूट का शिकार होते हैं तो ये अल्टीमेटली अमोनिया जो ग्रुप है, अमोनिया जो कंपाउंड है उसको पैदा करते हैं। इस सारी अमोनिया को लिवर को भेज दिया जाता है, लिवर में इसको यूरिया साइकिल में एंटर किया जाता है। यूरिया साइकिल में एंटर होने के बाद यूरिया जब बन जाती है तो उसको खून में शामिल कर दिया जाता है, तो ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसे किडनी की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ से यूरिन बनने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। सो एक्सक्रीटेड इन डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके थ्रू भी इसको रिलीज़ करने की कोशिश की जाती है। कोलॉन हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वहाँ पर यूरिएज नाम का एक कंपाउंड है वो उस यूरिया को अमोनिया ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और कुछ अनअब्जॉर्ब जो अमाइनो एसिड हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया, जिनको मज़ीद हजम भी नहीं किया गया, उनसे भी अमोनिया को निकालता है और वापस लिवर की तरफ शंट कर देता है ताकि लिवर इसे दोबारा यूरिया में कन्वर्ट करे और हमारे जिस्म का ये साइक्लिक फिनोमिनन चलता रहे। इस नतीजे में अमोनिया हो या अनएब्जॉर्ब्ड अमाइनो एसिड हो
इन सब से अमोनिया एक्सट्रैक्ट करके यूरिया की शक्ल में पैदा की जाती है और उस यूरिया को यूरिन बना के जो है जिस्म से निकाला जाता है। इसको जो लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको 1 बाय 1 बताए हैं, इसको आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। और ये जो फ्लो चार्ट्स हैं इनमें वही कुछ है जो कि आपको टेक्स्ट में डिटेल में लिखा हुआ है, तो फ्लो चार्ट्स को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है।